आवाज़ आ रही है ना? आप सभी के पास हमारी आवाज़ पहुंच पा रही है? चलिए पहुंच पा रही है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन, है ना, इसको देख सकते हैं कि ये संस्कृत में या आपके इसमें से, इसे तो आप लोग जानते ही जानते हैं कि गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन का जो सूत्र का उपदेश दिया है, कहाँ पर दिया था। देखो, धर्मचक्र परिवर्तन जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, इसके बाद इन्होंने पहला उपदेश दिया था जिसे बोला जाता है धर्मचक्र परिवर्तन। और इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था कहाँ पर? तो आपके ऑप्शन डी हो जाएगा सारनाथ में। कहाँ पर? सारनाथ में दिया था। सारनाथ जो कि आपके उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आपका स्थित है। याद रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है सारनाथ का एक अन्य नाम बताइए। सारनाथ का एक अन्य नाम क्या है? ऋषि पत्तन। क्या? ऋषि पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन का बन जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है 24वें तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो आप सभी को पता है जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं, जिसमें से अंतिम आपके कौन से हो जाएंगे? तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है सी, महावीर स्वामी। आपका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर आपके थे, है ना। वहीं पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? इनमें से बताइए कि अशोक के साम्राज्य के अधीन इनमें से कौन नहीं था। चलिए, कश्मीर, गुर्जर, कर्नाटक या कामरूप। 3 का ऑप्शन देना है। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर डी नंबर। तो देखो यहाँ पर डी नंबर आपका जो कामरूप है, कामरूप किसे कहते थे? आपके असम को। किसे? असम को। तो याद रखिएगा कि आपका ऑप्शन बन जाएगा डी नंबर आपका हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कनिष्क प्रथम के शासन काल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? यहाँ पर पूछा गया है कि कनिष्क प्रथम के समय आयुर्वेद्यान, जो आपका आयुर्वेद विद्वान था, वो आपका कौन था? चलिए 4 का ऑप्शन यहाँ पर काफी स्पीड के साथ आ रहे हैं। ऑप्शन सी आ रहा है, कह रहे हैं चरक। तो चलिए यहाँ पर सभी का जवाब आ रहे हैं, तो चलिए लॉक कर देते हैं। लेकिन काफी लोग जवाब डी भी दिए हैं ना। लेकिन इसका राइट आंसर क्या बनेगा? यहाँ पर बनेगा आपका सी। ये कनिष्क प्रथम की बात किया है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। यहाँ पर गुप्त काल की बात नहीं कर रहा है, इसलिए क्या बनेगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? यहाँ पर जवाब देना है। और जो लोग बाद में जुड़े तो भाई एक बार वीडियो को लाइक करें, थोड़ा सा माहौल आपका गर्म हो जाए, थोड़ा एनर्जी मिल जाए। तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दिएगा, जितने लोग बाद में जुड़े हैं। जो लोग ऑफलाइन देखते हैं वो लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो काफी लोगों ने जवाब दे दिया है। यहाँ पर लौह और रक्त की नीति जो अपनाई थी, ये अपनाया था किसने? तो आपके बलवन ने। किसने? बलवन ने। याद रखिए, बलवन बहुत ही क्रूर शासक था, है ना। वो अपने कठोर आपकी नीतियों की वजह से, है ना, कठोर नीतियों की वजह से ही यहाँ पर लौह और रक्त की नीति कहा जाता है। वो अपना जो दुश्मन होता था, ये कह सकते हैं जो भी विरोधी होता था, बहुत ही भयंकर तरीके से सताता था, है ना। तो आपका जवाब हो जाएगा नंबर। इसने क्या किया था? बलवन ने एक त्यौहार भी अपनाया था। कौन सा त्यौहार था? नवरोज। नवरोज उत्सव जो आपका कह सकते हैं कि किसने शुरू किया था? तो आपके बलवन ने ही शुरू किया था, ठीक है ना। और यहाँ पर आपके जो तुर्के चहलगामी है, 40 सरदारों का जो तुर्के चहलगामी था, उसको भी नष्ट किसने किया था? बलवन ने ही किया था। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ किया गया? देखो किस सन में प्रारंभ किया गया था असहयोग आंदोलन? तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है बी नंबर। चलिए काफी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं बी नंबर। आपका 1920 आपका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा है कि असहयोग भारत और गांधी जी के बीच एक युग का नाम बनाया गया? तो फिर से पढ़ लेते हैं, क्या है? कह रहे हैं महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बनाया गया है? तो ये आपके कौन है भाई? लेखक देख लेते हैं कौन से आपके हैं। तो ये है आपके कौन? तो आपके लुईस फिशर। कौन है? ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर बनेगा लुईस फिशर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है कि भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? चलिए काफी अच्छा क्वेश्चन आपका दिया गया है, आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत के भीतर और बाहर दोनों रूपों में देखा जाए एक क्रांतिकारी की भूमिका निभाए हैं। ये एकमात्र भारतीय राजकुमार है। कौन है? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ये है राजा महेंद्र प्रताप। क्या ऑप्शन इसका बनेगा? जो कि काफी लोगों ने जवाब बिल्कुल सही दिया है, राजा महेंद्र प्रताप आपके हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर आइए अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रेम से क्या उपाधि दी? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए, सही जवाब क्या बन जाएगा? गांधी जी ने रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रेम से क्या उपाधि दी थी? तो जितने लोग बाद में जुड़ते रहें, लाइक शेयर का बटन दबाते रहिए। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। प्लेलिस्ट आपकी बनाई गई है, जो लोग छूट गया है सिलेबस, है ना, जितना सिलेबस छूटा है सब कुछ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहे हैं गुरुदेव की उपाधि दी गई है। क्या सही है? तो जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है गुरुदेव। आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा, गुरुदेव की उपाधि दिया था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, पल्ली आंदोलन संबंधित है। देखो ये आपका दिया गया आंदोलन से कि पल्ली आंदोलन जो संबंधित है, कहाँ से संबंधित है? चलिए 10 का जवाब देना है और 10 का जवाब आपका आ रहा है। पल्ली मतलब आपके हो जाएगा कहाँ से? आपके तमिलनाडु से। कहाँ पर है आपके? तो आपके तमिलनाडु से संबंधित है। याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। आइए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है, तमिलनाडु में किस जिले में कल्लन नई के नाम से जाने जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध
जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है, ये स्थित है। कुल मिला के पूछा गया है तमिलनाडु का एक बांध है, यह नाम क्या है, इसका नाम है क्या, ग्रैंड एनीकट बांध है ना। तो ये कह रहा है कहाँ पर स्थित है, ये जो आपका स्थित है तो आपके कहाँ पर, तिरुचा क्या दिया है, तिरुचिरापल्ली में है। कहाँ, तिरुचिरापल्ली में है। ऑप्शन जो बनेगा वो आपका बी आपका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है ना, जो कि आपके कावेरी नदी पर बनाया है। किस नदी पर, कावेरी नदी पर आपका बना है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। कोई मान लीजिए नदी बह रही है और उसमें से पानी कितनी स्पीड से आपका है, इसके लिए किसका उपयोग किया जा सकता है। चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर आपका बी नंबर, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर, लेकिन इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्यूसेक मापते हैं। क्या ऑप्शन बनेगा, बी नंबर क्यूसेक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य क्या है। चलिए यहाँ पर देखो, टेरा रोसा शब्द का जो तात्पर्य है ये आपका क्या है, तो ये आपका संबंधित है लाल मिट्टी से है। किससे भाई, लाल मिट्टी से। आपका इसका तात्पर्य होता है लाल मिट्टी से, मतलब यह एक प्रकार की लाल क्ले मृदा होती है और चूना पत्थर के औछे से प्राप्त होती है, ठीक है। ऑप्शन बने कौन सा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है। आपने पढ़ा होगा कि कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, ऐसा क्यों कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर 14 का जवाब देना है, और काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर बी नंबर। देखो इसके कपास उद्योग के कारण, यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी कपास उद्योग के कारण। इसका राइट आंसर आपका बन जाएगा बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि यह कपास उद्योग के लिए काफी प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में वायु अप्रदन होता है क्योंकि मिट्टी को पकड़े रहने के लिए कोई पेड़ पौधे नहीं होते हैं। शुष्क भूमि में या शुष्क भूमि में यह होने का कारण क्या है। देखिए यहाँ पर दिया गया है, तो इसमें से देखिए आपका हो जाएगा अतिचारण। क्या हो जाएगा, अतिचारण आपका है कि वायु प्रदूषण होता है कहां पर, मरुस्थलीय क्षेत्रों में, क्योंकि मिट्टी पकड़े रहने के लिए आपसे दे दिया गया है ना, क्या, मिट्टी पकड़े रहने के लिए कोई पेड़ पौधे नहीं है, तो ये आपका होता है अतिचारण के लिए, ठीक है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि जानवर, काफी जानवर ढील दिए गए है ना, छोड़ दिए गए, तो इससे आपका हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन आपके हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है 9वीं पंचवर्षीय योजना है ना, जो कि 1997 से 2000 में ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल के लिए निश्चित की गई वार्षिक पारिवारिक आय का स्तर क्या रहा है। तो ये बताइएगा, ये समय आपके है 9वीं पंचवर्षीय योजना में है ना, और बीपीएल के लिए जो एक निश्चित वार्षिक आय आपकी थी वो कितनी निर्धारित कर दी गई थी। तभी अगर इतनी आय होगी तभी बीपीएल कार्ड आपका बनाया जाएगा। ये थी आपकी कितनी, तो आपकी यहाँ पर 20,000 आपका जवाब राइट हो जाएगा। ये आपके सालाना आपकी इनकी रही है आपका 20,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया। इस प्रश्न को हमने देखो कई बार आपको बताया भी है और यहाँ से क्वेश्चन बनता भी है। चलिए, द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया। तो देखो राष्ट्रीयकरण इसका जो किया गया था आपके 1955 में है ना, 1955 में, और इसके बाद इसका जो नाम दिया गया वो दिया गया था क्या, भारतीय स्टेट बैंक। ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका डी हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। यहाँ पर दिया है द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इसका जो आपका किया गया था स्थापना 1921 में की गई थी है ना, 1921 में, लेकिन राष्ट्रीयकरण किया गया 1955 में, तब इसका नाम रख दिया गया भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं को पेशकश की थी। देखो यहाँ पर दिया गया है ऐसा कौन सा बैंक है जो सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश किया था। क्या पेशकश आपसे पूछा है, तो यहाँ पर आपका जवाब क्या बन जाएगा, तो ऑप्शन बन जाएगा सी, आईसीआईसीआई बैंक। राइट आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, जो कि 1998 में, कब, 1998 में सर्वप्रथम इंटरनेट से बैंकिंग सेवाओं को पेशकश किया था। मतलब एटीएम का सर्वप्रथम भारत में जो संचालन हुआ था, एटीएम का सर्वप्रथम जो संचालन आपका हुआ था वो 1987 में हुआ था, लेकिन किस बैंक के द्वारा, तो आपके HSB ऐसे कोई है, HDBC होगी, HSBC एक बैंक है, ठीक है, उसके द्वारा किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा हिस्सा कहां से प्राप्त होता है। तो चलिए यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया केंद्र सरकार की आय का सबसे बड़ा हिस्सा जो प्राप्त होता है ये कहां से प्राप्त होता है। चलिए, सीमा शुल्क से, बिक्री शुल्क से, आय शुल्क से, या उत्पाद शुल्क से। तो याद रखिए उत्पाद शुल्क इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, उत्पाद शुल्क आपका इसका जवाब राइट हो जाएगा, उत्पाद शुल्क आपका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है। ये 2020 और 21 और 22 के अनुसार आपका है, ठीक है। ये कह सकते हैं किसके द्वारा है, 21 और 22 के अनुसार कहा गया है, ठीक है। ये आय का सबसे बड़ा हिस्सा आपकी किससे है, तो आपकी उत्पाद शुल्क, वस्तु एवं सेवा कर है ना, उत्पाद शुल्क बोलते हैं वस्तु एवं सेवा कर, इसका सबसे बड़ा हिस्सा है। समझ में आ गया, वस्तु एवं सेवा कर। चलिए आइए अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन आपसे अगला दिया है भारत में आयकर को कहा जाता है, भारत में आयकर को जो कहा जाता है वो क्या बोलते हैं, तो प्रत्यक्ष और प्रगामी कहते हैं। क्या, प्रत्यक्ष एवं प्रगामी कहते हैं। इसका ऑप्शन बनेगा कौन सा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी। चलिए यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा कि भारतीय संविधान में कुल कितनी महिला सदस्य थी, सभी को पता होना चाहिए, और जवाब आ रहा है ऑप्शन यहाँ पर 21 नंबर में सी,
15 महिलाएं थी। कितनी? 15 महिलाएं थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है भारत का संविधान लिखा गया था। भारत का संविधान जो लिखा गया अर्थात इसके लिए कितना समय बना था, कितना समय लगा था? चलिए 22 नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि, है ना। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा, 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम। 2 वर्ष, है ना, 2 वर्ष 18 माह, वही वाला आपका है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? ये आज के हमने यहाँ पर कह सकते हैं कि आपके कह सकते हैं जो हमने पॉलिटी आपको पढ़ाया था वहां पर हमने इस क्वेश्चन को बताया है कि मजदूरी, जबरदस्ती किसी को मजदूरी करा रहे हैं, है ना, क्रय विक्रय से संबंधित होता है। तो इसके लिए जो आपका है ये संविधान में कौन सा अनुच्छेद आपका है? तो यहाँ पर कह सकते हैं आपका जवाब हो जाएगा 23 नंबर में, 23 नंबर का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका जवाब ए नंबर, ये आपका 23वां है। क्या आपका 23वां यहाँ पर जवाब बनेगा? 23वां आपका जवाब राइट हो जाएगा। मतलब अनुच्छेद 23 में, यहाँ पर देखो अनुच्छेद जो 23 है इसमें से आपका बताया गया है। वहीं पर जो आर्टिकल आपका 24 है, 24 में बोला गया है कि जो छोटे बच्चे हैं 14 वर्ष से कम उम्र के, उनको कारखाने में नहीं किया जाएगा, है ना। तो याद रखिए 23वें नंबर में जबरदस्ती मजदूरी वाला है। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? चलिए बताइए 24 नंबर में भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो चलिए यहाँ पर 8 है, 9 है, 10 है, 11 हैं, कितने हैं? चलिए जवाब दीजिएगा। पूछा गया है इसका मतलब है अभी की बात कर रहा है ना, अभी की बात कर रहा है। तो आप जवाब क्या दोगे? यहाँ पर 11 दोगे। ऑप्शन क्या बन जाएगा? डी। 11 मूल कर्तव्य हैं। प्रारंभ में कितने थे? प्रारंभ में 10 थे, है ना, लेकिन 86वें संविधान संशोधन जो कि शिक्षा के अधिकार को इसमें से जोड़ दिया गया और आपके 11 हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? अगर मान लो कि ये किसी क्षेत्र में, है ना, किसी क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषणा करना है तो ये शक्ति जो रहती है किसके पास रहती है? ये शक्ति आपके भारत के राष्ट्रपति के पास। किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास है। याद रखिए भारत के राष्ट्रपति, एक आर्टिकल है 244, है ना, 244 और 5वीं अनुसूची, है ना, 244 के फर्स्ट और 5वीं अनुसूची के तहत भारत के राष्ट्रपति को ये शक्तियां प्राप्त है। याद रखिएगा कि किसी भी क्षेत्र की जात को अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकते हैं। अगला दिया है मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग जो मात्रा होती है कितनी होती है? 26 का जवाब दीजिए। मानव रक्त में प्लाज्मा की जो लगभग मात्रा होती है कितनी होती है? चलिए यहाँ पर जवाब देना है और काफी लोग इसका भी जवाब दे रहे हैं। प्रयास आपका अच्छा है और इसका राइट आंसर आपका लॉक कर देते हैं। यहाँ पर आपका हो जाएगा 55 से 60%। क्या 55 से 60% रक्त में प्लाज्मा की मात्रा आपकी होती है? क्लियर है ना? क्लियर है। प्लाज्मा में 90% भाग जल होता है। याद रखिए प्लाज्मा में 90% भाग क्या होता है? जल होता है। और 10% क्या होता है? तो उसमें प्रोटीन, कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ आपके पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है रक्तचाप किस पर निर्भर करता है? रक्तचाप जो आपका होता है निर्भर किस पर करता है? तो एक आपने बल सुना होगा सिस्टोलिक बल, है ना, हृदय निर्मम। मतलब यहाँ पर जो आपका जवाब हो जाएगा कौन सा? ए नंबर आपका है, सिस्टोलिक बल होता है, हृदय निर्मम भी होता है, परिधि प्रतिरोध होता है, इन सभी में निर्भर करता है जो आपका रक्तचाप होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। यहाँ पर आपने सुना होगा कि धमनियों में, है ना, जो औसत रक्तचाप होता है, मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है कितना? 120/80 आपका होता है, जो कि औसत रक्तचाप आपका होता है। क्लियर है ना? क्लियर है। चलिए, और मापा किससे जाता है ना, रक्तचाप मापते हैं किससे? स्फैग्नोमैनोमीटर से मापा जाता है। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है पेंसिल की लीड बनाने में क्या व्यवहार किया जाता है? कुल मिला के जो पेंसिल होती है, पेंसिल के बीच में भरा होता है जो, वो उसमें क्या प्रयोग करते हैं? तो प्रयोग किसका करते हैं? ग्रेफाइट होता है। क्या होता है पेंसिल में? वो जो बीच में होता है ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट को अगर आप सोचो कि नहीं, हाँ, जो बिजली चल रही है, बिजली के बीच में आप लगा दो तो करंट मार देगा। याद रखिएगा, इसलिए कभी भी पेंसिल से कभी बटन को या किसी को यूज मत कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं देता है ना, कह रहा है जल जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बनाता है उसे क्या कहते हैं? 29 में बताइए क्या हो जाएगा? तो देखो यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है, काफी लोगों ने जवाब दिया ए नंबर, खारा जल होता है। क्या खारा जल होता है? हार्ड वाटर होता है जो कि साबुन की झाग नहीं बनाता है ना। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम अणुओं की क्या होती है? अधिकता होती है, जिस कारण से झाग नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण कौन सा होता है? कोई भी गाड़ी जा रही है ना, और उसके साइड में एक शीशा लगा होता है ताकि पीछे की चीजें क्या देख सके। इसके लिए जो आपका कह सकते हैं दर्पण होता है, कौन सा होता है? तो ये होता है उत्तल दर्पण होता है ना। वो उत्तल दर्पण होता है जिसमें व्यक्ति की वास्तविक स्थिति दिखाई देती है और उसमें क्या होता है? छोटा आवाज दिखाई पड़ जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले पहले कवि कौन थे? चलिए जवाब देते रहिए, लाइक शेयर भी बढ़ाते रहिए। ठीक है, जवाब के साथ साथ लाइक शेयर बढ़ाते रहिए। देखिए काफी लोग जुड़ चुके हैं, लाइक शेयर की संख्या भी आप लोग बढ़ाते रहिए। फटाफट हम लोग सॉल्व करते हैं।
आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले पहले कवि इनमें से कौन थे? 36 का ऑप्शन यहाँ पर काफी लोग जवाब दे दिए हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, आपने पढ़ा भी है। ये थे आपके अमीर खुसरो। लॉक करते हैं, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अमीर खुसरो आपका जवाब राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, जैसे पहेलियां हैं, मुकरियां हैं, है ना, पहेलियां मुकरियां ये इन्होंने ही लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, अनुराग का विलोम शब्द क्या बन जाएगा? अनुराग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अनुराग का क्या हो जाएगा? चलिए, अनुराग का विराग आ रहा है, ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका कौन सा? डी नंबर, अनुराग का विराग हो जाएगा। अगला दिया है, दिए हुए शब्दों में से भिन्न अर्थ वाला शब्द कौन सा है? यहाँ पर बताइए भिन्न अर्थ इनमें से क्या हो जाएगा? तो देखो यहाँ पर दिया गया क्या, आत्मजा दिया है, नंदिनी दिया है, कन्या दिया है, लेकिन भार्या क्या है? भार्या तो पत्नी होती है ना, मतलब यहाँ पर भार्या का अर्थ पत्नी होता है, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी नंबर इनमें से आपका अलग आपका था। अगला है, आंसू का बहुवचन क्या होता है? आंसू का बहुवचन क्या होता है? यहाँ पर जवाब दीजिए, आंसू का बहुवचन क्या हो जाएगा? चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इस प्रश्न का जवाब सभी का क्या हो सकता है आंसू का बहुवचन। तो चलिए, काफी लोग जवाब दे रहे हैं सेम, है ना, सेम कह रहे हैं, मतलब कह सकते हैं आंसू का बहुवचन आंसू ही होता है। याद रखिए, आंसू मत करिए, आंसू का बहुवचन हमेशा आंसू ही होता है, याद रख लीजिएगा, सदैव बहुवचन ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निस्पृह का अर्थ क्या होता है? चलिए, निस्पृह का अर्थ क्या होता है? निस्पृह मतलब होता है जो इच्छा रहित हो, है ना, क्या, जो इच्छा रहित हो उसे निस्पृह कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है ना। और इसका जो गद्यांश है वो हम आपको बाद में भी सॉल्व कराएंगे, पहले यहाँ पर जो आपके सिलेबस में है उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या करंट अफेयर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है, कह रहे हैं गोपाल मोहन से बड़ा है, ये आपको कह सकते हैं, तो आपकी किसका है? रीजनिंग का है। चलिए, कह रहा है किस देश के टेनिस खिलाड़ी डगमारा वास्कोवा को 12 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है? याद रखिए, टेनिस खिलाड़ी हैं और इन्हें मैच फिक्सिंग के लिए 12 साल के प्रतिबंधित किया गया है, और साथ में यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ पर इनके लिए कुछ बाउंडेशन भी दिया गया है। लगभग देखा जाए तो आपकी $40,000, कितना? $40,000 का जुर्माना भी इनसे लिया गया है। ये है आपके कहाँ के? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, स्लोवाकिया के हैं। ठीक है, इनमें मैच फिक्सिंग के लिए 12 साल के लिए प्रतिबंधित भी किया गया है और $40,000 जुर्माना भी किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, टिकटॉक। देखो, टिकटॉक आपका क्या था? ये चाइना मॉडल था, है ना। इसके बाद इसके मुकाबले के लिए एक आया है, कौन सा आपका एक आप आया है? आपका आया कोलैब। कोलैब भी क्या है? एक म्यूजिक मेकिंग आपका ऐप है, और ये किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो ये इंडियन है, और ये कह सकते हैं ये जो आपका है म्यूजिक मेकिंग, ये फेसबुक ने किया है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका याद रखना कि ये जो आपकी कौन है? फेसबुक ने, किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो आपके फेसबुक ने लॉन्च किया है, ये एक म्यूजिक आपका ऐप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, किस भारतीय संगीतकार को यूके के आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? यहाँ पर देखो दिया है आइकन अवार्ड, और आइकन अवार्ड से सम्मानित किसे किया गया है? तो देखो इसका भी जवाब क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी बनेगा, AMR रहमान। ठीक है, ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी नंबर इसका जवाब हो जाएगा। ये संगीतकार के रूप में है और आपके आइकन अवार्ड से मिला है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर दिया है ASSOCHAM, ये है क्या? ये जो आपका लिया है ये क्या है? तो ये है आपका क्या? वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय। क्या नाम है इसका? वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय है। तो पूछा इसके नए अध्यक्ष कौन थे? तो इसके नए अध्यक्ष जो आपके हैं विनीत अग्रवाल हैं। क्या है? तो आपके कह सकते हैं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के जो नए अध्यक्ष हैं वो आपके कौन है? विनीत अग्रवाल है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया गया है। ये बताइए, विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का जो निर्माण किया गया है वो किसके द्वारा किया गया है? तो ये किसके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, चीन के द्वारा किया गया है। ठीक है, चीन के द्वारा किया गया है। एक गुइझोंज, एक वहां पर आपका है गुइझोंस। ठीक है, गुइझोंस में किया गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि माधव भंडारी द्वारा लिखित पुस्तक, क्या नाम है? अयोध्या। क्वेश्चन आपसे बनेगा, अयोध्या पुस्तक किसकी है? तो माधव भंडारी द्वारा लिखित है। इसका विमोचन किसने किया है? तो ये विमोचन किया है आपके पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आपके महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। कौन? तो आपके ऑप्शन डी, देवेंद्र फडणवीस। ठीक है, ये महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इसका विमोचन किया है, माधव भंडारी की पुस्तक अयोध्या। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, भारत के पहले विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन कहां पर किया गया है? ये देखो क्वेश्चन आपका बहुत ही हाईलाइट हुआ था कि ये विंड टनल परीक्षण है, इसका उद्घाटन कहां पर किया गया था? तो आपको ऑप्शन सी, आपके हैदराबाद में। हैदराबाद में आपके राजनाथ ने किया था। किसने? राजनाथ ने इसका उद्घाटन किया था। याद रखिएगा कि भारत के पहले विंड टनल परीक्षण आपका है और इसका उद्घाटन हैदराबाद में राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, BCCI ने चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया है? देखो इस प्रश्न में बहुत ही बड़ा लॉजिक वाला पॉइंट है, अगर थोड़ा समझ कर जवाब देंगे तो 100% इसका जवाब देंगे, लेकिन अगर आप जल्दीबाजी में जवाब देंगे तो जवाब गलती कर सकते हैं।
देखो दिया गया है बीसीसीआई ने चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में, क्या चयन समिति पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया है कि बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है। अगर ये पूछा जाता कि बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है तो आप सौरव गंगुली लगा सकते थे, हम आपके बात पर सहमत हो जाते। लेकिन क्वेश्चन दिया है बीसीसीआई ने चयन समिति के अध्यक्ष, मतलब जो लोग चयन करते हैं, है ना, जो लोग चयन करते हैं उनके अध्यक्ष के रूप में है चेतन शर्मा है, ये बॉलर हैं, क्या है, ये गेंदबाज है, 3 को है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। अगर ये पूछ लेता बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है तब सौरव गंगुली लगा सकते थे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया है आर्या राजेंद्रन, क्या नाम है, आर्या राजेंद्रन किस शहर की सबसे कम उम्र की मेयर बनी है। बताइए, ये देख सकते हैं सबसे कम उम्र कितनी, 21 वर्ष होती है। क्या सबसे कम उम्र कितनी होती है, 21 वर्ष बनने के लिए जरूरत होती है। तो आर्या राजेंद्रन है जो कि 21 वर्ष की उम्र में ये मेयर बन चुकी हैं, जो कि आपके कहाँ से हैं, तो आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, आपका जवाब बन जाएगा सी, आपके तिरुवनंतपुरम से हैं। तिरुवनंतपुरम आपके कहाँ पर है, तो आपके केरल में है। ठीक है, तो केरल में ही तिरुवनंतपुरम की ये है आर्या राजेंद्रन, जो कि 21 वर्ष की उम्र में सबसे कम उम्र में मेयर बनने का रिकॉर्ड इन्होंने बना लिया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि मीर सज्जाद अली का निधन हो गया है, वो क्या थे। देखो ये आज निधन नहीं हुआ, बहुत पहले इनका निधन हो गया था, है ना। तो देखो यहाँ पर दिया है मीर सज्जाद अली, और ये थे आपके क्या, तो आपके फुटबॉलर थे। 70 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर, फुटबॉलर थे, याद रखिएगा फुटबॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के लिए नया साल चैत्र महीने में शुरू होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्या पॉइंट, कि आंध्र प्रदेश है और महाराष्ट्र दोनों के लिए नया साल चैत्र महीने में शुरू होता है। आंध्र प्रदेश में इसे उगादि कहा जाता है, और इसे महाराष्ट्र में क्या नाम दिया गया है, इसे हमने आपको बताया भी है, स्टैटिक जीके में हमने पढ़ाया भी था, है ना। ये चैत्र महीना में जो आपके आंध्र प्रदेश है इसे उगादि कहते हैं, और महाराष्ट्र में इसका जो नाम दिया जाता है ये भी जाता है गुड़ी पड़वा, क्या गुड़ी पड़वा बोला जाता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। चलिए विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं, कब मनाते हैं। 72 का जवाब क्या बन जाएगा, तो 72 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, या सॉरी 72 21 मार्च, जी हाँ बिल्कुल सही है, विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। क्लियर है ना सभी का। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, पर्यावरण से क्वेश्चन आपका है। तो वन्य जीव सप्ताह जो मनाया जाता है किससे, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा 2 से 8 अक्टूबर, ऑप्शन क्या बन जाएगा, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, क्या दिया है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के जो लेखक हैं वो आपके कौन हैं, तो याद रखिए ये युवराज सिंह हैं। कौन है आपके, युवराज सिंह के बारे में सभी को पता होगा, है ना, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक हैं आपकी युवराज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इनमें से कौन उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। देखो यहाँ पर नहीं शब्द आपसे पूछा गया है, और उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य इनमें से कौन सा नहीं है। तो देखो यहाँ पर रामलीला, है ना, क्या यहाँ पर रामलीला और नौटंकी वगैरह, मतलब रामलीला, रासलीला और अहिर ये तो है, लेकिन गिद्धा नृत्य आपके यूपी का नहीं है ना, यूपी का नहीं है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया। चलिए 76 का जवाब देना है। हमारे पिछले मॉडल पेपर में भी क्वेश्चन आपको मिला था कि भारत का कौन राष्ट्रपति है जो निर्विरोध निर्वाचित किया गया था। हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से और डिटेल से बताया था कि निर्विरोध मतलब था क्या और कैसे क्या हुआ था, है ना। इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, ऑफलाइन कमेंट जरूर करिएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे ला दिया है निम्न में से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है, मतलब राज्यसभा की जो शक्तियां हैं, है ना, क्या है राज्यसभा की शक्तियां। तो देखो यहाँ पर दिया है संघ सूची और समवर्ती सूची में शामिल मामलों पर कानून बना सकता है, ये दिया गया राज्यसभा, ऐसा तो आपका नहीं दिया गया है ना। फिर दिया है यहाँ पर क्या, वित्तीय विवरण, ये भी नहीं होगा। फिर दिया गया है कि यह गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयकों में संशोधन का सुझाव सिर्फ देता है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। जो राज्यसभा होती है ये गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन कर सकता है, धन विधेयक में क्या संशोधन का सुझाव दे सकता है, लेकिन उसे नामंजूर नहीं कर सकता है ना, कि ये आपका नहीं होगा, ऐसा नहीं कर सकता है। क्लियर है, तो सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला दिया गया है भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है। चलिए बताइए जल्दी से लॉक करिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है। चलिए इस प्रश्न में देखते हैं किसका किसका जवाब सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है 78 में ऑप्शन बी, और जवाब दीजिए ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी। चलिए कुछ लोग जवाब दे रहे हैं डी, लेकिन कुछ लोग जवाब दे रहे हैं सी, लेकिन कुछ लोग जवाब दे रहे हैं डी, है ना, मतलब हर एक लोगों का जवाब आपका गलत है। लेकिन याद रखिएगा कि 2018 में मणिपुर में, कहां पर, भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय आपके मणिपुर में स्थापित किया गया था, ऑप्शन बनेगा डी, मणिपुर है इसका राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, मणिपुर में आपका होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सा भारत का सबसे पहला और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जहां का सारा कामकाज पूर्णतया सौर ऊर्जा से संचालित होता है। तो देखिएगा यहाँ पर दिया गया है भारत का
सबसे पहला और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर सारा कामकाज होता है किसे, तो आपके सौर ऊर्जा से संचालित होता है। ऑप्शन दिखाते हैं कि ऑप्शन इनमें से कौन कौन है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शन कौन सा, तो चंडीगढ़ दिया है, अंडमान और निकोबार दिया है, पुदुचेरी दिया है और आपका द्वीप दिया। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है कि अरमान इब्राहिम किस खेल से संबंधित हैं। चलिए बताइएगा, अरमान इब्राहिम किस खेल से संबंधित है। यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा। चलिए करंट अफेयर का डाटा हो सकता है गलती भी दिया गया हो, है ना, क्योंकि करंट अफेयर सभी को याद भी नहीं रह सकती है, लेकिन जो पढ़ लिया तो आपका 100% आपका राइट भी हो जाएगा, है ना। तो चलिए यहाँ पर आपका 80 नंबर में आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है सी। ये थे आपके क्या, तो ये संबंधित हैं एफ ए रेस से संबंधित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका जवाब हो जाएगा। रेस से संबंधित, किसे, रेस से संबंधित आपके हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपका दिया है गद्यांश, है ना। देखो गद्यांश दिया गया है जो कि आपका हिंदी में है, और जब गद्यांश बहुत बड़ा हो तो आप क्या करिए, पेपर को जल्दी से पकड़िए, क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर आप दे सकते हैं। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर जो आपका गद्यांश है पूरा देखा जाए बहुत ही नॉर्मल है, इसमें घुमाने वाला कार्य नहीं किया गया है। जो गद्यांश घुमाने वाला किया गया है उसको हम यहाँ पर आपको सॉल्व करा दे रहे हैं, ठीक है, उसको हम यहाँ पर सॉल्व करा दे रहे हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया है, गांठ बांधना का अर्थ क्या है। चलिए बताइएगा, इसके नीचे वाला गद्यांश लॉजिक वाला है और अच्छा क्वेश्चन है, उसको हम सॉल्व करेंगे। पहला गद्यांश है बिल्कुल नॉर्मल है, उसे पढ़ोगे और जवाब दे दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे वाला आपका लॉजिक वाला है, तो उसे लॉजिक वाला हम आपको समझा दे रहे हैं। देखो गांठ बांधना मतलब क्या होता है, 45 नंबर में गांठ बांधना मतलब क्या होता है, तो होता है मन में रखना। क्या, मन में रखना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। अगला यहाँ पर जो गद्यांश हमको पढ़ना है एक कविता के रूप में है, क्योंकि कविता होती है शॉर्टकट में और जवाब पूछता है बड़े में पूछता है। तो कह रहा है, सुनता हूं मैं भी देखा, क्या, सुनता हूं मैंने भी देखा, काले बादल में रहती चांदी की रेखा, काले बादल जाति द्वेष के, काले बादल विश्व क्लेश के, काले बादल उठते पथ पर और नौ स्वतंत्रता के प्रवेश के, सुनता आया हूँ है देखा, काले बादल में हंसती चांदी की रेखा। कभी ये पूछे कि पंक्ति किसकी है, तो ये पंक्ति है किसकी, तो आपके सुमित्रानंदन पंत की है। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन क्या बनेंगे। तो देखो क्वेश्चन आपका पहला दिया गया है, कह रहे काले बादल में रहती चांदी की रेखा, पंक्ति का भाव क्या है। देखो ये पूछा गया है, इसका भाव क्या है, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में आपका इसी प्रकार से मिल जाए और आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपका यही मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पर जो 46 नंबर है, 46 का ऑप्शन बनेगा कि विपत्तियों के बीच आशा की किरण दिखाई देती है। क्या, विपत्तियों के बीच आशा की किरण दिखाई देती है, ये ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इसका अर्थ आपका ये कह रहा था, ठीक है ना, मतलब आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। अगर अब हो सकता है कि अगला पॉइंट आप लोग सही कर दो। करे काले बादल जो प्रतीक हैं किसके हैं। चलिए काले बादल जो प्रतीक हैं ये किसके प्रतीक हैं, 47 नंबर में। तो ये प्रतीक हैं आपके किसके, तो आपके ऑप्शन बी जाति वैमनस्य के हैं। किसके हैं, 47 का ऑप्शन बनेगा बी, ये जाति वैमनस्य के हैं, ठीक है। अगला दिया गया है, काले बादल में रहती चांदी की रेखा में कौन सा अलंकार है। तो देखिए यहाँ पर एक अलंकार भी बन गया है। क्या, यहाँ पर एक अलंकार पूछ लिया गया है। क्या पूछा गया है, कह रहा है काले बादल में रहती चांदी की रेखा। चलिए बताइएगा कौन सा हो जाएगा 48 नंबर में। तो 48 का ऑप्शन बनेगा काले बादल में रहती चांदी सी। देखो चांदी की रेखा दिया है ना, रूपक अलंकार यहाँ पर नहीं है, रूपक अलंकार नहीं है। यहाँ पर देखा जाए चांदी सी रेखा कह सकते हो, ये शब्द को हम लोग चांदी सी रेखा भी कह सकते हैं। मतलब यहाँ पर आपका उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा नहीं है, श्लेष नहीं है। रूपक तब हम लोग कह सकते थे, रूपक इसमें क्या कह सकते थे, जब यहाँ पर कोई अगर ऐसी बात कर रहा होता जिसमें से डैश की होती है या उपमेय और उपमान होता तो, ठीक है। तो यहाँ पर चांदी सी रेखा भी बोल सकते थे, तो आपका यहाँ पर जवाब ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से बादल का पर्यायवाची नहीं है। चलिए बादल का पर्यायवाची नहीं है 49 नंबर में। तो देखिए 49 नंबर में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर दिया है दा, है ना, यहाँ पर दा ये बादल का है ना, यहाँ पर घन भी बादल का है, यहाँ पर पयोधर भी है, लेकिन यहाँ पर जलज इसका पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा जवाब बन जाएगा, ए नंबर आपका जवाब राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, स्वतंत्रता का विलोम शब्द क्या है। स्वतंत्रता का विलोम शब्द क्या होता है, 50 में जवाब दीजिए। 50 का जवाब देना है, क्या हो जाएगा, तो स्वतंत्रता और परतंत्रता, है ना, क्या बन जाएगा, स्वतंत्रता और परतंत्रता। ऑप्शन क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने सॉल्व कर लिया पूरे के पूरे आपके 80 प्रश्न पर रखते हैं, ठीक है। सभी को जय हिंद, सभी को धन्यवाद, सभी को धन्यवाद।